मैं शरियासिर आपका खैर मकदम करता हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया है अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल हो। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगे, क्योंकि खुश खबरें अखबार की सिर्फ सुर्खियां बनकर रह जाती हैं या फिर टीवी पर उनको 2 मिनट का ही वक्त मिल पाता है, लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। आज के हमारे जो टॉपिक उनमें सबसे पहले है राजा सिंह। राजा सिंह ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि भक्तों को मस्जिद में नहीं जाना चाहिए। और दूसरी जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि छत्तीसगढ़ में एक इन्वेस्टिगेटिव जो क्या बोलते पत्रकार थे, उनकी हत्या कर दी गई, उनका मर्डर कर दिया गया और एक ठेकेदार ने किया है और उनकी लाश को सेप्टिक टैंक में बंद कर दिया गया था। वहीं तीसरी बड़ी खबर ये है कि राकेश टिकैत ने कल दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। उनके साथ और भी उनके साथी लोग मौजूद थे और एक डेलीगेशन वकीलों का भी साथ में था। वहीं अगर हम बात करें चौथी खबर की तो ये कि दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, एनसीआर, राजस्थान, हर जगह पे ठंड का कहर जारी और कोहरे की वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं। कई फ़्लाइट्स कैंसिल की गई हैं, कई ट्रेन जो है वो कैंसिल की गई हैं और कई फ़्लाइट्स का टाइम चेंज किया गया। वहीं अगर हम बात करें आखिरी खबर की तो बीपीएससी का एग्ज़ाम बिहार में चल रहा है, उसको लेकर के वहाँ पे प्रोटेस्ट भी चल रहा है। पीके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसको लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें सामने आ रही। ये भी कहा जा रहा है कि पीके यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, पीके यहाँ पे सिर्फ अपना टाइम पास करने के लिए आए हैं और वो अपने साथ एक वैनिटी लेके आए हैं, अच्छे गद्दे पे बैठ करके वो प्रोटेस्ट करें। इन सब चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी शाहिद उमर। शायद आपका खैर मकदम है। शायद अगर हम सबसे पहले लोकल खबर की बात करें तो ये कि तेलंगाना में भाजपा विधायक राजा सिंह ने केरल में सबरीमाला जाने वाले अयप्पा भक्तों से आग्रह किया है कि वो अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान किसी भी मस्जिद में न जाएं। सिंह ने कहा है कि भक्तों को अयप्पा दीक्षा के नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए और यदि वो मस्जिद में जाते हैं तो वो अशुद्ध हो जाएंगे। उन्होंने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों रेवंत रेड्डी और एन चंद्रबाबू नायडू से केरल सरकार को पत्र लिखकर भक्तों के लिए आवास बनाने के लिए 10 एकड़ ज़मीन की मांग का भी आग्रह किया। हालांकि राजा सिंह कहीं ना कहीं अपने बयानों को लेकर के सुर्खियों में रहते हैं। जिस तरह से उनके बयान सामने आते हैं, उनको बीच में कुछ टाइम के लिए जेल में भी किया गया था, फिर बीजेपी ने भी उन्हें निष्कासित कर दिया था। उसके बाद फिर इलेक्शन के दौरान ही बीजेपी ने उनका जो निष्कासन था वो ख़त्म किया और वो पार्टी में आए और उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा गोशामहल से। उसके बाद फिर से वो एमएलए बन गए हैं। लेकिन जिस तरह से अभी उन्होंने बयान दिया है कि कोई भी तीर्थयात्री जो है वो मस्जिद ना जाए, इससे क्या चीज़ सामने आती है? उनके एक तो ये मकसद है ये कि बीजेपी कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो कि मुस्लिम विरोधी हैं, वो मुसलमानों से रिलेटेड कोई भी बात होती तो उसको बहुत बढ़ चढ़ के पेश करते हैं और उसके बाद फिर बीजेपी की आला कमान जो है या हम आरएसएस कहते हैं वो उनको जो है पुरस्कार भी देती है। देखिए, अगर बीजेपी विधायक टी राजा सिंह की बात करें तो इसके पहले भी वो कई बार विवादित बयान दे चुके हैं और वो लगातार इसलिए भी विवादित बयान देते हैं ताकि वो मीडिया के सुर्खियों में बने रहें। उन्होंने जो अयप्पा भक्त हैं उनसे उन्होंने अपील की है कि आप जो रास्ते में जो वावर मस्जिद पड़ता है उसमें आप ना जाए और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो नियम कानून बनाए गए हैं उसका आप सख्त पालन करें। सवाल ये भी है कि नियम कानून बनाने वाले वो हैं या फिर वो श्रद्धालु हैं जो जा रहे हैं और उनको अच्छे से पता है कि नियम कानून होते क्या हैं। अगर हम बात करें इस मस्जिद विवाद की तो इन्होंने जो विधायक हैं टी राजा सिंह, उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि आपको मजबूर किया जाता है कि आप उस मस्जिद में जाए। हालांकि अगर हम श्रद्धालुओं की बात करें, उनके जो बयान सामने आते हैं या फिर उनके तरफ से जो कहा जाता है वो इसका सीधा विपरीत है। अगर हम बाबर मस्जिद की बात करें तो कहा यह जाता है कि ऐसी मान्यताएं हैं कि भगवान अयप्पा और मुस्लिम योद्धा बाबर के बीच काफ़ी गहरी दोस्ती थी और इसी दोस्ती को देखते हुए जो श्रद्धालु हैं वो जश्न मनाते हैं और अपना जो सम्मान होता है उसको प्रकट करने के लिए वो उस मस्जिद में जाते हैं। हालांकि उन पर ना कोई दबाव है, ना उनके तरफ से कोई ऐसी बयान दी जाती है कि वो मजबूर हो और वो मस्जिद में जाए। उनका खुद ये मानना है कि इन दोनों के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। भगवान अयप्पा की बात करें या फिर हम जो मुस्लिम योद्धा बाबर की बात करें, उन दोनों के बीच अच्छी गहरी दोस्ती थी और उसी का सम्मान देने के लिए वो उस मस्जिद में जाते हैं। इसी के साथ ये भी कहा जाता है कि उनका ये कहना है कि बाबर मस्जिद का दौरा करना उनकी सबरीमाला तीर्थ यात्रा का एक ज़रूरी हिस्सा है, यानी एक अहम हिस्सा। वो ये मानते हैं कि अगर हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं तो हम ये जो मस्जिद है, बाबर मस्जिद है,
उसका जो है सम्मान करना या फिर कह लें कि उस मस्जिद में जाना उनके लिए एक अहम हिस्सा है। तो आप देखें जो श्रद्धालु है वो जा रहे हैं, वो अपनी परिश्रम कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, वो जा रहे हैं, भक्त हैं वो, और वो रास्ते में मतलब श्रद्धालु बन के जा रहे हैं, लेकिन ये विधायक यहाँ बैठ कर और उन लोगों को ज्ञान दे रहे हैं कि आप अगर वहाँ जाते हैं तो आप अशुद्ध हो जाएंगे। ये खुद जाएं साबरीमाला जो ये तीर्थ यात्रा है, आप खुद जाएं, आप ना जाए। इसी के साथ उन्होंने आरोप ये भी लगाया कि आप वहाँ जाएंगे तो आप वहाँ पे अशुद्ध हो जाएंगे। लेकिन बात गौर करने वाली ये भी है कि खुद जो तीर्थयात्री है उनका ये कहना है कि हम पे ना कोई दबाव है, ना हम पे कोई ऐसी कोई तरह का एलिगेशन है कि हम उस मस्जिद में जबरन जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे पॉलिटिकल जो अपनी छवि है उसको बरकरार करने के लिए, उसको चमकाने के लिए ऐसे विवादित बयान देते हैं। और अब देख लें कि हर मजहब में देखें या फिर कह लें कि ऐसे जो तीर्थयात्री हैं इन पर लगातार ऐसे विवादित बयान दिए जाते हैं कि जो मुस्लिम तबका यानी कह लें जो एक खास समुदाय है उस पर आरोप लगातार लगते रहते हैं कि ये आप पे दबाव बना रहे हैं। हालांकि जिन लोगों पे आरोप लगते हैं कि अगर उनके बयान सुना जाए तो उनके तरफ से पूरा ये निर्धार बताया जाता है। और इसमें भी हम सीधा एग्जांपल देख सकते हैं कि कैसे जो श्रद्धालु है खुद कह रहे हैं कि हम पे नहीं कोई दबाव है ना कहीं कुछ, हम खुद सम्मान के लिए उस मस्जिद का दीदार करते हैं, उस मस्जिद में जाते हैं। लेकिन वही जो टी राजा सिंह जो लगातार अपने विवादित बयानों से जाने जाते हैं, उन्होंने ऐसा एलिगेशन लगाया कि अगर आप उस मस्जिद में जाएंगे तो आप अशुद्ध हो जाएंगे। बिल्कुल। और जिस तरह से देश में इस वक्त कई ऐसे बीजेपी लीडर्स हैं जो कि मुसलमानों को लेकर के इस तरह के बयान देते रहते हैं, जिस तरह हमने देखा टी राजा सिंह हो गए। वहीं अगर हम बात करें सटे हुए जो हमारा राज्य है महाराष्ट्र, वहाँ के एक नीतीश राणे हैं जो उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं। और भी कई ऐसे राज्य हैं जहाँ के मुख्यमंत्री भी उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। वहीं अगर कोई अपोजिशन का लीडर इससे मतलब थोड़ा हल्का सा भी कुछ इससे रिलेटेड बोल देता तो अब तक बीजेपी जो है वो क्या बोलते हैं रोड पे आकर के उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही होती। और वहीं अगर हम बात करते हैं देश में पत्रकारिता की यानी जर्नलिज्म की, तो जर्नलिज्म इस देश में अब उतना आसान रहा नहीं है। पत्रकार और पत्रकारिता की लाश सेप्टिक टैंक में मिली है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर नहीं रहे, उनकी हत्या कर दी गई है। उनका गुनाह था कि उन्होंने एक ठेकेदार के करप्शन की पोल खोल दी थी। इस गुनाह की सज़ा ठेकेदार ने उनकी लाश सेप्टिक टैंक में चुनवा कर दी है। मुकेश छत्तीसगढ़ के बीजापुर से रिपोर्टिंग करते थे। इस देश में न जाने कितने मुकेश आए दिन रिपोर्टिंग के दौरान हमले झेलते हैं, न जाने कितने इसी तरह माफियाओं और सत्ता समर्थित गुंडों द्वारा मार दिए जाते हैं। पब्लिक ईमानदार पत्रकारिता की उम्मीद करती है, लेकिन ईमानदार पत्रकारिता कोई देखना नहीं चाहता है क्योंकि उनको बोरिंग लगती है। जनता को सिर्फ भड़काऊ और मसालेदार खबरें देखनी है। जब पत्रकारिता का मतलब सिर्फ कंटेंट क्रिएशन तक ही रह गया है, तब मुकेश जैसे लोग जोखिम लेकर आप तक आपके हित की खबरें पहुंचाते हैं। इसके बदले उनको मिलता क्या है? सरकार एफआईआर करवाती है, जनता गाली देती है और सत्ता के साथ मिलकर गुंडे उनकी हत्या कर देते हैं। यही हत्या होती है। जब इसके बारे में फिर जब बात होती है तो सत्ता पक्ष विपक्ष पे हमला करता है, विपक्ष सत्ता पक्ष पे हमला करता है। ये सब चलता रहता है। लेकिन एक ईमानदार पत्रकार जिसने एक रोड बन रही थी, उस रोड में कितनी अनियमितता का वो हुआ था वहाँ पे, मतलब जो उसमें जो मटेरियल लगाया जाता है या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, उसकी पोल खोली थी। उसके बाद वो गायब हुआ। वो गायब होने के बाद उसकी हत्या कर दी गई और उसका मर्डर करके उसकी लाश को सेप्टिक टैंक में चुनवा दिया गया। उसके बाद बहुत खोजबीन के बाद उसकी लाश मिली है। अब जब लाश मिली है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की गवर्नमेंट है और बीजेपी अगर ये कहती है कि हमारे राज्य में या हम जब जहाँ भी सत्ता में हैं वहाँ पे चीज़ें बहुत आसान हैं, वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होता, तो उसको ये देखना चाहिए। इससे पहले अगर हम बात करें पत्रकारिता की, तो कई ऐसे पत्रकार थे जिनको बीजेपी के राज्यों में अरेस्ट किया गया था। जिस तरह हमने देखा कि यूपी में भी कई ऐसे पत्रकार हैं जिनको अरेस्ट किया गया, और भी कई ऐसे पत्रकार हैं जिनके बारे में कुछ ना कुछ रोज चलता रहता है। लेकिन जो ईमानदार पत्रकार होता है, जो आपको एक अच्छी खबर देता है, जो आपके हित की खबर देता है, उसकी खबर आप देखना पसंद नहीं करते हैं। आपको, जैसा हमने अभी बोला कि आपको चाहिए मसाला, आपको चाहिए भड़काऊ खबर, जो कि आप मतलब कहीं ना कहीं उसका जो थंबनेल होता है वो ऐसा भड़काऊ होना चाहिए जिससे आप उससे आकर्षित हों।
और इस देश में अगर पत्रकारिता ईमानदारी से चल रही है तो लोग उसको सहन नहीं करते हैं, लेकिन वहीं अगर पत्रकारिता जैसा हमने बोला कि कंटेंट क्रिएशन तक सीमित रह गया है या भड़काऊ तक रह गया है या फिर आप सिर्फ उसमें मसाला देते हैं, तो वो हर कोई देखना चाहता है। आप लोग कोई भी ऐसी, अगर कोई ऐसा जर्नलिस्ट है जो कि आपके बारे में बात करता है, आपकी बात को उठाता है और आपके बारे में ही कहीं ना कहीं वो सत्ता पक्ष से या विपक्ष से लड़ता है, तो आपको उसका साथ देना चाहिए, वरना किसी ना किसी दिन उसके साथ भी यही हो सकता है जो आज मुकेश के साथ हुआ। देखिए, छत्तीसगढ़ के जो बीजापुर का मामला सामने आया है, जो निडर पत्रकार थे, ऐसा माना जाए कि देश में सिर्फ एक पत्रकार की हत्या नहीं हुई है, बल्कि हर एक उस नागरिक की हत्या हुई है जो देश में सच और सही सुनना और देखना चाहता था। आज देश में हर उस नागरिक की हत्या हुई है जो इन सिस्टमों से लड़ना चाहता था और जो हकीकत है, जो सच्चाई है, आम जनता के लिए ला रहा है। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़ ऐसा एक दूसरा राज्य है जहां पे पत्रकारों के लिए स्पेशल कानून बनाया गया है, जहां पे अगर कोई पत्रकार को कोई डराता है, धमकाता है, तो उसको 25,000 रुपये का जुर्माना लगेगा और इसी के साथ बाकायदा एक टीम गठित की जाएगी और महीनों दिन के अंदर उनको एक रिपोर्ट सौंपनी होती है। यह मामला तुल पकड़ा 1 जनवरी को, जब 1 जनवरी को जो पत्रकार हैं मुकेश चंद्राकर, वो 1 जनवरी को लापता हुए। हालांकि उनके भाई ने पुलिस में शिकायत की, उसके बाद खोजबीन शुरू हुई। कल यानी 3 तारीख को जो एक ठेकेदार है, उनके जो एक अपार्टमेंट था, वहाँ पे इनकी लाश मिली। वो भी एक सेप्टिक टैंक है, उसके अंदर इनकी लाश मिली गई। प्रशासन को शक तब हुआ जब देखा गया वहाँ पे जो सेप्टिक टैंक है वो नए चूना के साथ बनवाया गया था। शक जाहिर की गई, उसके बाद से उसको जेसीबी से खुदवाया गया, वहाँ पे उनकी लाश मिली। इनकी बात इसलिए भी हो रही है कि वहाँ पे जहाँ ये इलाका पड़ता था वो नक्सलवादी इलाका था और यही एक पत्रकार थे कि हाल ही में कुछ महीने पहले एक आरपीएफ जवान को उन्होंने नक्सलवादियों से छुड़ा कर लाया था। दावा ये भी किया जाता है कि वहाँ पे स्थानीय जो पुलिस है उन पर भी कई तरह के जो नक्सलवादी हैं कई बार उनको पकड़े हुए थे, लेकिन एक पत्रकार है जो उनको बार बार छुड़ा कर लाते थे और इनकी जो ज़मीनी स्तर पर वहाँ पे पकड़ बहुत ही मजबूत मानी जाती थी। ये फ्रीलांसर भी काम करते थे और इन्होंने बाकायदा अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू किया था, उस पर भी ये काम करते थे। वहाँ पे क्या होता है कि जो ठेकेदार हैं वो नक्सलवादी पूरा इलाका है, नक्सली पूरा इलाका है। वहाँ पे नक्सल इलाका होने के नाते जो टेंडर होते हैं वहाँ पे आसानी से कोई टेंडर लेता नहीं है। वजह ये भी है कि जो नक्सल इलाके हैं, जो जंगल है या फिर कह ले जो रास्ते हैं, वहाँ पे कोई ना अधिकारी जाता है जाँच करने के लिए और ना कोई सिस्टम वहाँ पे मजबूती के साथ खड़ा होता है। वजह यह है कि वहाँ पे आसानी से कोई टेंडर लेकर और जैसे भी चाहे काम करवा सकता है। अभी जो मामला सामने आया है कि 120 करोड़ रुपए का वहाँ पे जो नक्सली इलाका है वहाँ पे एक रास्ता बनाने के लिए टेंडर पास हुआ और उसमें जो कहा जाता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है सुरेश चंद्राकर, उन्होंने उसमें काफ़ी गड़बड़ी की और इसकी उन्होंने बाकायदा प्रमुखता से खबर दिखाई, जिसके बाद से जो मंत्री हैं और अधिकारी है उस जो सड़क बनाई जा रही थी उस पर उन्होंने जाँच शुरू कर दी। दावा ये भी किया जा रहा है कि शायद अधिकारी ने उनको बोला भी था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो जो रोड तुम बनवाए हो उसको उखाड़कर फिर दोबारा उसको बनवाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कहा जा रहा था काफ़ी करोड़ों रुपए की घोटाला की गई है। इसके बाद से माना यह जा रहा था कि ठेकेदार को इससे काफ़ी नुकसान हुआ और यही वजह है कि 1 जनवरी को जो रिपोर्ट सामने आ रही है, 1 जनवरी को रात शाम शायद 7 से 8 बजे लापता हुए। इनके जो भाई हैं वो लगातार उनको ढूंढने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार 3 जनवरी को जाकर उनकी लाश उसी जो ठेकेदार है और उनके जो भाई है उनके जो दूसरा बंगला है वहाँ पे एक सेफ्टी टैंक में इनकी लाश मिली है। आज की अगर बात करें तो वहाँ के जो स्थानीय पत्रकार हैं वो लगातार वहाँ पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। उनकी मांग ये है कि इनके जो परिवार है इनको करोड़ों रुपए की सहायता दी जाए। जो वहाँ के एसपी हैं उनको सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं और इसी के साथ और तमाम मुद्दे हैं उन पे ये जो पत्रकार हैं वहाँ पे आज बंद का आह्वान किए हैं, चक्का जाम किए, जो जिला रोड है वहाँ पे चक्का जाम किए। वही इस पे एंगल और बनाया जा रहा है कि देखा गया जो कांग्रेस है, कांग्रेस के ट्विटर हैंडल ने क्योंकि छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ पे बीजेपी की सरकार है, तो कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा है और बीजेपी पे सवाल उठाए कि आखिरकार आपकी कानून व्यवस्था क्या कर रही है। लेकिन वही उसके जवाब में बीजेपी ने यह आरोप लगाया कि जो ठेकेदार है वो कांग्रेस पार्टी का है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा। लेकिन हम देखें कि कैसे जो मीडिया है, देश की जो मीडिया वो लगातार उसकी जो स्तर है वो नीचे गिरती जा रही है और दूसरी तरफ जिस तरह से सच और हकीकत दिखाने की अगर इनाम यही मिले तो देश में आखिर आम जब एक पत्रकार जब सुरक्षित नहीं है तो इस देश में आम नागरिक क्या सुरक्षित होगा। और जिस तरह से ये ठेकेदार 120 करोड़ रुपए की इनको टेंडर दी गई थी और उसके बाद से सिर्फ एक सच दिखाने के बाद अगर इस तरह से निर्मम हत्या की जाती है तो फिर आप एक पत्रकार से क्या ही उम्मीद लगा सकते हैं कि वो हकीकत दिखाए और जब उसकी जान चली जाए तो आम नागरिक आवाम जो उसके लिए काम कर रही थी वो भी आज खामोश बैठी रहे। बिल्कुल सही बात है। जिस तरह आपने अभी इसमें जिक्र किया वहाँ के एसपी को भी हटाने की बात कर रहे हैं, तो उनका क्या रोल था इसमें?
नहीं, लोगों का ये कहना है या फिर जो पत्रकार हैं कि वहाँ पे जो और अधिकारी हैं कि उनसे भी काफ़ी नक्सली से भिड़ंत होती रहती थी, और ये जो पत्रकार हैं मुकेश, ये कई बार उनसे सुलह कराए, उनके बीच जाकर लगातार वहाँ पे रिपोर्टिंग नहीं करते तो थे। इसमें एसपी के सस्पेंशन की क्यों बात आ रही है? नहीं, जो पत्रकार उनका ये कहना है कि इस पे जांच सही से नहीं की गई है और इस वजह से अविलंब की वजह से उनकी जान गई, तो इस पे एसपी पे भी कार्रवाई करनी चाहिए जो मीडिया रिपोर्ट में सामने आ रही है। ओके ओके, जिस तरह से अभी इस देश में पत्रकारिता चल रही, जो अपने आप को सो कॉल्ड जर्नलिस्ट कहते हैं, उनके बारे में आप सब जानते होंगे वो किस तरह से सत्ता पक्ष के साथ घुले रहते हैं। इस देश में दो तरह की पत्रकारिता अभी चल रही, दो तरह के जर्नलिज्म अभी चल रहे, एक सत्ता के पक्ष में है और एक सत्ता के अगेंस्ट है। लेकिन जनता के लिए बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि जो कहीं ना कहीं पत्रकारिता कर रहे हैं, जो अपनी सहाफ़त को मतलब अगर हम बात करें सहाफ़त के ज़रिए जो आवाम है उसके काम आ रहे हैं, ऐसा बहुत कम देखने को मिल रहा है। वरना कोई सत्ता पक्ष के साथ है, कोई सत्ता के जो कि यहाँ पे विपक्ष है उसके साथ है। लेकिन हम क्यों ना जनता के लिए काम करें, क्योंकि जनता ही जब हम जनता के मुद्दे उठाएंगे तो जनता कहीं ना कहीं जनता को उसका फ़ायदा होगा, आवाम को उसका फ़ायदा होगा। वहीं अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में इलेक्शंस की तारीखों का ऐलान अगले हफ्ते हो सकता है और कहा यह भी जा रहा है कि इलेक्शंस जो हैं, इलेक्शंस के रिज़ल्ट जो हैं वो 15-16 फरवरी तक आ सकते हैं। 11 या आई थिंक 10-11 के दरमियान इलेक्शन कराया जा सकता है। सारी पार्टियां एक दूसरे पे हमलावर हैं, सारी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और वायदे किए जा रहे हैं, बहुत सारे वायदे ऐसे हैं जो किए जा रहे हैं, उसको लेकर के हर पार्टी एक दूसरे पे हमला कर रही कि ऐसा वादा आप कर रहे हैं या पूरा नहीं कर पाएंगे। बहरहाल बहुत कुछ चल रहा है। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से उनके घर पर मुलाकात की है। वहीं इस दौरान दोनों के बीच किसानों और वकीलों के मुद्दे पर भी बातचीत हुई है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि पंजाब में आपकी सरकार है और यहाँ किसान एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर कई महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के दौरान राकेश टिकैत के साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और शहर की कई वकीलों का एक प्रतिनिधि मंडल भी उनके साथ मौजूद था। जिस तरह से हमने कल भी बोला था कि पंजाब के जो किसान हैं उनका ये कहना है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, भगवंत मान की जो सरकार है, वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के इशारों पे ही काम कर रही है। जिस तरह से केंद्र सरकार किसानों से बात मतलब क्या कहते हैं, बात करना भी मुनासिब नहीं समझ रही है, वो सिर्फ उनको जो उनका प्रोटेस्ट है वो हटाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके धरने को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को बोला था कि आप जो धरने पे बैठे हुए हैं लोग, जिस तरह से हम बात करते हैं, जो किसान के एक बड़े नेता हैं जो धरने पे बैठे हुए हैं, धलेवाल जी, उनके बारे में बात करते हैं कि वो उनको आज आई थिंक 42-43 दिन हो गए हैं, अभी वो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, आमरण अनशन जिसे बोलते हैं उस पर बैठे हुए हैं। उनकी सेहत भी ख़राब हो रही है। उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप जो हैं आम आदमी पार्टी की जो पंजाब की सरकार है वो इनसे बातचीत करें, लेकिन उन्होंने बातचीत करने से मना कर दिया किसानों ने। अब जिस तरह से राकेश टिकैत जा करके अरविंद केजरीवाल से मिले, हालांकि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो संयोजक हैं, वो मुख्यमंत्री नहीं हैं। आपका पूरा काम धाम वही संभाल रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद वो रोड पे निकल आए हैं और उन्होंने यात्राएं की हैं, क्योंकि दिल्ली में इलेक्शन होना है और इलेक्शन होने को लेकर के दिल्ली की आवाम का ये भी कहना है कि इस बार आम आदमी पार्टी के लिए चीज़ें उतनी आसान हैं नहीं जितनी आसान पिछले 2 बार में थी। इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने भी काफ़ी हमले बोले हैं। इसको लेकर के बीजेपी भी रोज़ अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को लेकर के निशाना साधती रहती है, रोज़ नए नए उनके खुलासे होते रहते हैं। आम आदमी पार्टी भी रोज़ कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई ऐसा मुद्दा उठा देती है जिससे ऐसा लगता है कि ये डरे हुए हैं। और जिस तरह से वो योजनाएं शुरू कर रहे हैं अपनी, जिस तरह से वो क्या बोलते हैं वो दे रहे हैं, अभी तक भाषण जो दे रहे हैं, जिस तरह से अनाउंसमेंट कर रहे हैं वो नई नई प्लानिंग की, उसको देख करके तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के अभी इस वक्त उनको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जो 10 साल की मेहनत है वो इस बार आवाम उसको ज़्यादा सीरियसली ना ले। और आवाम कहीं ना कहीं, क्योंकि वहाँ पे आम आदमी पार्टी, बीजेपी और क्या बोलते हैं कांग्रेस, बीएसपी ने भी अपने कैंडिडेट्स उतार दिए हैं, एमआईएम ने भी अपने कैंडिडेट्स उतारने की बात कही है।
और भी कई ऐसी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो वहाँ पे इलेक्शन लड़ेंगी। एनडीए के साथ में जो पार्टियां हैं, चाहे वो जेडीयू, उसने भी बोला था कि हम भी अपने कैंडिडेट्स यहाँ पे उतारेंगे। तो मामला तो उतने आसान हैं नहीं जितने आसान लग रहे हैं आम आदमी पार्टी के लिए, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं लड़ रही है। लेकिन हम वहीं अगर बात करें राकेश टिकैत की, तो राकेश टिकैत ने कल जो मुलाकात की है उसमें क्या हुआ? देखिए, अगर राकेश टिकैत की बात करें तो जो पंजाब की राजनीति है या फिर कह लें वहाँ पर जो किसानों का मुद्दा है, वहाँ से अब ये दिल्ली आ चुका है। अगर हम राकेश टिकैत की बात करें तो उन्होंने कहा है कि कुछ वकीलों के जो मांगे थे उसको लेकर अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है, जिसमें एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट आने जाने के लिए परिवहन सुविधा भी शामिल है। इसी के साथ आगे उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ चीज़ें हैं जिन्हें पार्टी की सत्ता में वापस लौटने के बाद कैबिनेट की तरफ से मंजूरी दी जाएगी। कल की जो तस्वीर सामने आई है उसमें देखा जा रहा है कि जब राकेश टिकैत हैं वो गाड़ी में बैठ के बगल में जो राज्यसभा सांसद है संजय सिंह, उनके साथ जा रहे हैं। उसके बाद अगर हम तस्वीर की बात करें तो अभी दिल्ली में वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें तो आतिशी हैं, लेकिन राकेश टिकैत जाकर मुख्यमंत्री से ना मिलकर वो आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है, यानी कह लो जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो केजरीवाल से मिलते हैं। उनसे मिलना तो अच्छी बात है, ठीक, आप मिले, लेकिन उन तस्वीर में कहीं भी आतिशी को आप देखते हुए नजर नहीं पाएंगे कि आतिशी वहां पे बैठी हुई है। नहीं, एक मिनट, ये भी कहा जा रहा है कि ये पंजाब के मुद्दे पे मिलने गए थे, तो पंजाब के मुद्दे पे वो केजरीवाल से ही मिलेंगे, उनको आतिशी से मिलने का कोई मतलब है नहीं मिलने की मतलब है, या जो भी वो राजनीतिक एंगल हो सकते हैं। लेकिन अभी अगर जैसे उन्होंने ये कहा कि दूसरी बार जब पार्टी सत्ता में आएगी तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कैबिनेट मंजूरी देगी, तो क्या आपने आतिशी से बात की या फिर केजरीवाल से बात की? बीजेपी या कांग्रेस की बात करो जो लगातार आरोप ये लगाते रह रही है कि आतिशी टेम्पोररी सीएम है, तो क्या ये सच साबित हो रहा है कि जिस तरह से इन्होंने ये कहा कि केजरीवाल से बात करके कैबिनेट अगर सत्ता में वापसी होती है तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो हम कैबिनेट में उसको रखेंगे और उसको मंजूरी मिलेगी, इसका मतलब आपने केजरीवाल से बात की है और अगला मुख्यमंत्री शायद केजरीवाल ही हो, जैसे उन्होंने दावा किया कि जनता जब हमें अपनी जो इंसाफ देगी उसके बाद हम मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो किसानों का अनशन है वो लगातार 39वें दिन पे जो जगजीत सिंह डल्लेवाल हैं वो अभी भी अनशन में बैठे हुए हैं और उनकी लगातार जो तबीयत है वो बिगड़ती जा रही है। लेकिन अभी भी जो किसान है वो पंजाब सरकार पे भी आरोप लगा रहे हैं कि उनके तरफ से भी थोड़ी ये ढिलाई की जा रही है। हाँ। वही अगर हम पंजाब सरकार की बात करें या फिर केजरीवाल की बात करें तो उनका ये कहना है कि जो एमएसपी का मुद्दा है कि उस पे जो केंद्र सरकार है वो लगातार बात करने से पीछे हट रही है। वही अगर हम सत्ता पक्ष की बात करें तो उनका ये दावा है कि किसान बात करने से पीछे हट रहे हैं, तमाम तरह की बातें बनाई जा रही है। लेकिन दिल्ली में जिस तरह से अभी हम राकेश टिकैत की बात करें, उन्होंने जिस तरह से आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है, उसके बाद उन्होंने जो किसानों का माफ़ कीजिएगा जो वकीलों का मुद्दा बताया, उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसपे अगर सरकार यहाँ पे वापसी करती है तो कैबिनेट में मंजूरी मिलेगी। तो ये अपने आप में जो राजनीति है दिल्ली की, जो उसकी तस्वीर शायद बदल सकती है, और या फिर ये भी कह ले कि आम आदमी पार्टी को लेकर जो कांग्रेस है या फिर बीजेपी है उस पे एक तरह से तंज कसने का मौका मिल गया। और सवाल ये भी है कि जिस तरह से आपने ये कहा कि कैबिनेट में मंजूरी मिलेगी और आपने मुख्यमंत्री से ना मिलकर आपने केजरीवाल से मिला, तो इस पे भी कई तरह की सवाल खड़ा होते हैं और आशंका पैदा करती है, क्योंकि देखा गया है ये भी कि लगातार सबसे ज़्यादा कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री जो हैं उनको लेकर और जो केजरीवाल है उनको लेकर सवाल खड़े किए गए हैं कि जब एक अरविंद केजरीवाल एक फाइल पर सिग्नेचर नहीं कर सकते तो फिर आखिर वो मुख्यमंत्री बनकर ही इस राज्य के लिए या फिर यहाँ के आवाम के लिए क्या करेंगे। बिल्कुल सही बात। और जिस तरह से दिल्ली को लेकर के कल देश के प्रधानमंत्री ने बड़े बड़े वादे किए हैं, उसको लेकर के भी काफ़ी सारे बयान सामने आ रहे हैं। कांग्रेस का भी बयान सामने आ रहा है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी का बयान सामने आ रहा है। लेकिन अगर वही हम बात करें इस वक्त देश में अगर दिल्ली की बात चली रही है तो देश में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। कड़ाके की सर्दी से लोग ठिठुर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर कोहरे की चादर में लिपटे हुए हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश में भी घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे कहीं ना कहीं आम जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान है। कोहरे की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में विजिबिलिटी ज़ीरो हो गई है। सबसे ज़्यादा हालात IGI हवाई अड्डे पर ख़राब है। एयरपोर्ट जो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उस पर हालात ख़राब हैं। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के मुताबिक कोहरे की वजह से 507 फ़्लाइट्स प्रभावित हुई हैं। इसके अलावा ख़राब मौसम की वजह से 15 फ़्लाइट्स को रद्द कर दिया गया। वहीं कई ट्रेनें भी कैंसिल की गई हैं और कई ट्रेनों का टाइम चेंज किया गया, जिससे
कहीं ना कहीं लोग जो हैं उनको ज़्यादा परेशानी होती है कोहरे की वजह से, क्योंकि अब आप इसमें ट्रेन भी नहीं चला सकते हैं, आप इसमें फ़्लाइट्स भी नहीं चला सकते, क्योंकि जब कोहरा ज़्यादा होता है, विजिबिलिटी ज़ीरो होती है, तो आप क्या करेंगे फिर? कहीं कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसा हादसा हो गया। इसको लेकर के जो अभी एडवाइजरी जारी की गई हैं उसमें यही कहा गया है कि घर से निकलने से पहले आप अपने मोबाइल ऐप पे सारी चीज़ें जांच लें, उसके बाद फिर आप घर से निकलें, ताकि आपको ये पता रहे कि आपके फ़्लाइट की टाइमिंग क्या है, आपको ये पता रहे कि आपकी ट्रेन की टाइमिंग क्या है, फ़्लाइट आपकी जाएगी या नहीं जाएगी ये भी आपको पता चलेगा, और ट्रेन आपकी जानी है या कैंसिल होगी ये भी पता चलेगा। देखिए, मौसम देश की बात करें तो हर राज्यों में मौसम बिगड़े हुए हैं और कोहरे की वजह से कई ट्रेनें रद्द की जा रही हैं, फ़्लाइटों में भी काफ़ी देरी हो रही है। लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करें तो वहाँ पर देखा जा रहा है कि कैसे कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हम अगर दिल्ली में एम्स की बात करें, वहाँ पर भी रातों रात लोग कतार में खड़े रहते हैं वहाँ पर इलाज कराने के लिए। तो और या फिर हम रेलवे की बात करें तो वहाँ पर भी कई ऐसी ट्रेनें हैं जिसकी टाइमिंग बढ़ाई गई है। हालांकि कुछ ऐसी खबरें ये भी आ रही है कि राज्य में कुछ जगहों पे ट्रेनें कैंसिल भी की जा रही हैं। तो इसका जो नुकसान है सीधा जो नागरिक है यानी आम जनता है उसको पड़ रहा है। और आज मीडिया में देखा भी गया कि लोग बोल रहे हैं कि हम कर भी क्या सकते हैं, कि मजबूरी है, ना जाए तो भी परेशानी और जाए तो भी परेशानी। तो ये कह ले कि जो कड़ाके की ठंड है ये हर साल ऐसे होते हैं, लेकिन अगर ऐसी चीज़ें हमेशा अगर सारों साल चलती रही या फिर कह लें कि इस पर स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि आखिरकार अगर कोहरे हो भी तो ठीक है। जो हम अगर हवाई जहाज़ की बात करें, हवाई यात्रा की बात करें, उसमें तो काफ़ी मशक्क़त हो सकती है, लेकिन अगर रेल की बात की जाए तो इसमें कुछ ऐसे रास्ते निकाले जा सकते हैं कि जिसमें जो ज़रूरी जो पैसेंजर हैं, जैसे हम कह लें कि बहुत सारे ऐसे लोग ये भी होते हैं कि जो इलाज के लिए अपने घर से कोसों दूर जाते हैं। तो इन सब तमाम मुद्दों को देखते हुए रेल को ऐसे कुछ सिस्टम बनानी चाहिए कि जिसमें वो कुछ हद तक ऐसी सेवाएं शुरू कर सके कि जिसमें इमरजेंसी वाले लोग सफ़र कर सकें। बिल्कुल सही बात है। वो देश में देश अगर तरक्की कर रहा है तो उस तरक्की के साथ ये चीज़ें भी होनी चाहिए कि देश में जब कोहरा होता है, या हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली जब गैस चैम्बर बन जाती है उस दौरान भी नागरिकों को, वहाँ के आवाम को परेशानी होती है, फ़्लाइट्स में परेशानी होती है, ट्रेन में परेशानी होती है, और लोग जो हैं घर से बाहर निकलने के लिए सोचते हैं। हालांकि जब आप देखें कि इतनी बड़ी सिटी है वो, और देश की राष्ट्रीय राजधानी है, उसमें अगर ये चीज़ें सही नहीं होंगी तो फिर हम और आजू बाजू के जो और राज्य हैं उनमें हम किस तरह मतलब क्या बोलते हैं, हम किस तरह के तवक्को उनसे कर सकते हैं। रीज़न ये है कि दिल्ली में जिस तरह से हर साल कोहरे की बात आती है, हर साल जो गैस चैम्बर बनता है, जो धुआं होता है उसकी बात आती है, उसके बारे में भी कुछ करना चाहिए। जिस तरह से हम देखते हैं कि यमुना में जब पानी जब हमें दिखाया जाता है यमुना में, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक एक क्या बोलते हैं झाग बना होता है, जो कि बहुत जहरीला झाग होता है। इस पे भी काम होना चाहिए। और जिस तरह से हमने अभी बात की थी कि देश में पत्रकारिता की हत्या की जा रही है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पत्रकार हैं जिनको जान से मारा जा रहा है, और अगर वो आपके लिए एक अच्छी खबर दिखाते हैं जो कि जिससे आपको फ़ायदा होता है, तो प्लीज़ आप लोग उनको देखा कीजिए। और अगर इस तरह की चीज़ें आती हैं तो देश में कहीं ना कहीं जिस भी राज्य में, हर राज्य में ये चीज़ें लागू होनी चाहिए कि आपको पत्रकार की सुरक्षा के लिए भी एक बिल आना चाहिए, क्योंकि कई जगहों पे ऐसा होता है कि कोई सुरक्षा नहीं होती है, कोई भी आकर के उनको मार देता है, कोई भी आके धमका देता है, आप कहीं जा रहे हो आपको धमका दिया जाता है। इन सारी चीज़ों पे क्यों नहीं काम होता? नहीं, अगर हम देखें तो सवाल ये भी है कि क्या देश में जो ठेकेदार है वो इतना बड़ा हो गया है कि पत्रकार की निर्मम हत्या कर दे। और जब सच दिखाने में अगर एक पत्रकार की हत्या हो सकती है तो क्या एक आम जो जनता है, वहाँ के जो नागरिक है, अगर वो उसके खिलाफ बोले तो आप सोचिए उसकी क्या स्थिति हो सकती है। उसकी तो दूर उसकी पूरी फैमिली को भी टारगेट किया जा सकता है। बिल्कुल। आप अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़ एक ऐसा दूसरा राज्य है जहां पे बाकायदा इसके लिए कानून बनाया गया है। तो इसके कानून होने के बावजूद अगर ऐसे एक पत्रकार की निर्मम हत्या की जाती है, बताया ये भी जा रहा है कि उसके जो पीठ है पीछे 9 गंभीर घाव हैं, और जो सामने सर है उस पर बड़े किसी हथियार से काटे गए हैं। उसके बाद उसकी जो लाश है उसको जो एक टैंक है उसमें डाल दिया गया। अगर प्रशासन वहाँ पर काम नहीं किए होते तो शायद कई दिनों तक नहीं पता चल पाता कि उनकी लाश है कहाँ। लेकिन वही पत्रकारों की मांग ये भी है कि एसपी के जो हैं उनके वो वहाँ से बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की तो इस जो ठेकेदार की बात की जा रही है कि कहा यह भी जा रहा है कि अपने जब इसके घर पे जब शादी हुई थी तो ये अपनी बहू को शायद लाने के लिए बाकायदा हेलीकॉप्टर भेजा था और कई करोड़ रुपए के सोने भी आए थे। तो तमाम दावे किए जा रहे हैं, लोग ये भी बता रहे हैं कि इसके पास करोड़ों की संपत्ति है।
और वहाँ पे टेंडर लेना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो नक्सली पूरा नक्सलाइट एरिया है, तो वहाँ पे काम करना आसान होता नहीं, और काम होते भी है तो कोई अधिकारी वहाँ पर जाते नहीं जांच करने के लिए। तो इसकी वजह से वहाँ पे जो ठेकेदारी मिलती है उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे की बचत हो जाती है। और ऐसे तमाम मुद्दे थे जो ये लगातार जो पत्रकार हैं मुकेश चंद्राकर, वो लगातार ऐसे ज़मीनी स्तर पर पत्रकारिता करते थे, जो हक है उसको दिखाते थे। और आज इसी का नतीजा है कि उनको इसका इनाम मिला कि जो एक ठेकेदार है उसने इनकी निर्मम हत्या कर दी। बिल्कुल सही। और जिस तरह से हम देखें कि वहाँ पे जहाँ पे भी सरकार हो, चाहे जिसकी सरकार हो, हम ये नहीं कह रहे कि बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो या और किसी क्षेत्रीय पार्टी की हो, लेकिन हर गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लाना चाहिए, एक कानून बनाना चाहिए, एक प्रस्ताव पारित करना चाहिए कि जितने भी जर्नलिस्ट हैं जो कि रिकॉग्नाइज जर्नलिस्ट हैं उनको सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए, उनके लिए काफ़ी सहूलियत करनी चाहिए। क्योंकि रीज़न ये होता है कि कभी भी कोई भी आकर के कुछ भी बोल देता है। इनकी जो हत्या हुई है उसमें दावा किया जा रहा है कि ठेकेदार ने शायद हत्या की हो, हालांकि जांच का विषय है, हम भी ये बताना चाहेंगे, क्योंकि अभी इस पर जांच चल रही है। दावा ये किया जा रहा है क्योंकि जैसे इन्होंने ठेकेदारी का मामला सामने आया, लेकिन अभी इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, पुलिस जो है पूछताछ कर रही है। अभी ये कहना मुश्किल होगा कि ठेकेदार ने हत्या की है या नहीं, आशंका जताई जा रही है। ये जाँच का विषय है, जब पुलिस जाँच करेगी उसमें पता चलेगा, लेकिन अभी हमारी तरफ से ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि ठेकेदार ने हत्या की है, ऐसा दावा किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और वहाँ की गवर्नमेंट जैसा भी इसमें जो रिपोर्ट्स आएंगी, हालांकि जब वहाँ पे बात सख्ती है, एक कानून है कि आपको चंद दिनों के भीतर ये सारी रिपोर्ट पेश करनी होती है पुलिस के सामने, तो पेश होंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि उनके साथ किसने उनकी हत्या की थी। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर्स के ज़रिए अहम खबरों से रूबरू कराया है। ऐसी ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें, और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ये ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी शाहिद उमैर को दे इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ। अल्लाह हाफिज़।